नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम ईवीएस का रीड फर्स्ट लेवल का चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हैं। सामाजिक बुराई के बारे में हमने देखा था, काफ़ी वीडियो हो चुके हैं सामाजिक बुराई के बारे में। बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा है, अपना बाल श्रम हो गया, चोरी है। इस बार हम नशा के बारे में देख रहे हैं। ईवीएस का पूरा चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं। नशा के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारा सामाजिक बुराई पढ़ चुके हैं। नशा क्या है इसके बारे में देखते हैं। संवेदना भाव से देखें। नशा क्या है? संवेदना भाव है जो अल्पकाल के लिए उत्पन्न होता है, एक बहुत क्षणिक है। आप नशा करते हैं तो नशीले पदार्थों के सेवन से ये भाव उत्पन्न होता है, एक क्षणिक है ये। इसमें मानसिक परेशानी जो अल्पकाल के लिए भूल जाते हैं। एक मानसिक परेशानी है, कोई तनाव है, स्ट्रेस है, जो भी तूफान है, आप एडोलसेंस के रूप में देख सकते हैं उसको। तो उसमें एक कुछ क्षणिक समय होता है जो इस सब चीज़ों से आप भूल जाते हैं और थोड़ी सी आनंद की प्राप्ति होती है। जो इससे बहुत सारी हानि होती है, वो उसको आगे चल करके देखते हैं। नशे में कुछ प्रयुक्त पदार्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं इस तरह के पदार्थ नशा वाला? तो सबसे आसान सी चीज़ देखें कि हर किसी के पास मिल जाएगा ज़्यादातर आदतन। एक कह सकते हैं इसको गुटखा हो गया, तंबाकू है, शराब है जो आम बात हो गई है अब तो, अफीम है, गांजा है, चरस, हाशीस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ये बड़ा है हाशीस, तो हाशीस को नहीं जानते होंगे शायद आप लोग। कोकीन है, हेरोइन तो जानते होंगे। ये एलएसडी जो है तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइसर्जिकल डाई एथिलीन एमाइड करके एक ये पदार्थ होता है जो बहुत ही नशीला होता है। किस गोली वगैरह चलते हैं इसके। इन सब चीज़ों से इन सबको ड्रग्स भी कहते हैं। ये इन सब चीज़ों से दवा भी बनती है। तो ये सारी चीज़ होते हैं और इसका जो है तो दुरुपयोग होता है, नशे के रूप में भी होता है। प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं, प्रत्येक मादक पदार्थ का मतलब होता है नशीला। आपको देखने के लिए मादक पदार्थ, स्वापक पदार्थ बार बार सुनने के लिए मिलेगा, तो आप समझिए कि मादक पदार्थ जो होता है तो नशीला होता है, और स्वापक पदार्थ वही चीज़ होता है जो आपको सुनने के लिए मिलेगा कि एक बेहोशी का और नींद का, ऐसे कुछ नशीले पदार्थ हो सकते हैं। ये जो मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है, प्रयोग के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। ये क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। गुटखा खाने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह नहीं खुलता है। इसको क्या कहते हैं? जबड़े में अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो उससे क्या होता है? एक रोग होता है, जो जबड़ा नहीं खुलता, टाइट हो जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इसको ध्यान रखिए। सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ये सवाल बनेगा, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिए। सबम्यूकस फाइब्रोसिस इतनी बार ध्यान में रखिए कि इसको आपको कि ये गुटखा खाने से होता है। गुटखा खाने से एक सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। आगे चल करके तंबाकू में भी यही रोग होता है। हाँ, इसमें क्या क्या कैंसर, इसमें कैंसर होता है जो कहाँ कहाँ होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गुटके से कैंसर होता है, कहाँ कहाँ होता है? एक जीभ में होता है, गला, मुख, 3 जगह होता है। गुटके खाने से जीभ में, गला में, मुख में कैंसर होता है। फेफड़े या दिल, हार्ट में कहीं नहीं होता। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि चबा चबा करके लोग थूक देते हैं। तो गुटखा खाने से कहाँ हो रहा है? जीभ और गला में मुख्य रूप से कैंसर होते हैं। तंबाकू की बात करते हैं, ये भी एक नशीला पदार्थ है। तंबाकू इसमें नशीले पदार्थ निकोटीन होता है। नशीला पदार्थ क्या है? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ होता है, यह निकोटियम और टोबेकम, एक निकोटियम और टोबेकम पेड़ से प्राप्त होता है। ये तंबाकू जो है तो इसमें एक नशीला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू से निकोटीन प्राप्त होता है और साथ ही एक निकोटियम और टोबेकम पेड़ से प्राप्त होता है। ध्यान रखिए कि निकोटियम और टोबेकम 2 पेड़ हैं, इनसे प्राप्त होता है क्या? निकोटीन। और निकोटीन क्या है? ये तंबाकू है, नशीला पदार्थ होता है इसमें, तंबाकू में। कैसे सेवन करते हैं इसका? सेवन किस तरह से हो सकता है? बीड़ी है, हुक्का। अब हुक्का तो आप लोग शायद पुराने ज़माने में भी टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे जो बादशाह लोग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके लिए हुक्का तैयार किया। एक पाइप होती थी, उसमें पहले हुक्का तैयार किया जाता था और पाइप ला करके जो पीने वाले उनके पास ऐसे परोसा जाया करता था, वो ले करके खींचा करते थे एकदम सोट के। तो सिगरेट है, चिलम है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। कैंसर होता है इसमें, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ गई यहाँ पे। गुटखा जो है तो मुख, जीभ, गले में होता था, इसमें तंबाकू खाने से फेफड़े में भी कैंसर होता है। ये थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। हर कोई खा रहा है, हालांकि मानते कहाँ लोग। तंबाकू को चबा चबा कर सेवन करने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस यहाँ भी हो रहा है। तंबाकू को भी चबाते हैं मुंह में, जैसे गुटखा को खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तब तंबाकू को भी, इसमें भी जो है तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। तंबाकू का धुआं आप देखते होंगे सिगरेट वगैरह, तो उसमें सिगरेट में होता क्या है? तंबाकू ही होता है। तंबाकू का धुआं धमनी पर जमता है। एक्चुअली धमनी होता क्या है? रक्त प्रवाल ध्वनि, रक्त प्रवाल नली होती है एक, रक्त प्रवाल।
अरे आप सीधा समझिए कि नस होता क्या, धमनी नस हो गई तो इसकी दीवारें मोटी हो जाती है, जिससे रक्त दाब दाब की समस्या उत्पन्न होती है। रक्त दाब का मतलब होता है, आप समझिए, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। तो जो तंबाकू कर रहे हैं उनको बीपी बढ़ेगी। तो तंबाकू का धुआं, धमनी जमना, जिस तरह से धमनियों पर दीवार मोटी सी परत परत बढ़ जाती है, तो तंबाकू का नहीं, जो सिगरेट और बीड़ी पीते हैं इन सब चीज़ों के लिए जो तो बीपी बढ़ना आम बात हो जाती है उनके लिए। आगे चलते हैं मदिरा। आज तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में एकदम पानी आ गया होगा मदिरा का नाम सुनते ही। वैसे ही बहुत सारे लोगों का ये तो आम बात हो गई। पर ये मदिरा की बात करें, इसका मुख्य जो पेय पदार्थ होता है एथेनॉल होता है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो। ये एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, C2H5OH है, ये सारी क्या पढ़ा रहे सब लोग। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा। इसका मुख्य पेय पदार्थ होता है एथेनॉल है। इसका मुख्य पेय पदार्थ एथेनॉल। इसमें होता है क्या, एथिल अल्कोहल होता है। सूत्र क्या है इसका, एथिल अल्कोहल का सूत्र है एक C2H5OH। इसको ध्यान रखें, C2H5OH, लास्ट में OH है, C2 है, H5 है, C2H5OH। इसमें होता है क्या, एथेनॉल। किसमें है, मदिरा में। एक मदिरा का मुख्य पेय पदार्थ जो है तो एथेनॉल है। एथिल अल्कोहल होता है इसमें, और एथिल अल्कोहल का सूत्र जो है तो C2H5OH है। और एथिल अल्कोहल और एथेनॉल में एथिल अल्कोहल और एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा में अंतर होता है। एथिल अल्कोहल और एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा में क्या होता है, अंतर होता है। बाकी क्या है, बियर है, विस्की है, रम है, वाइन है, ये सारी चीज़ तो आपको पता है। बियर है, विस्की, रम, वाइन, बाकी तो ये सारी चीज़ें आम बात है। हानि क्या होती है इससे, हानि होती है आर्थिक रूप से, पैसे नहीं है, खत्म हो गए। शरीर कमज़ोर होगा, दारू पियेंगे, खत्म हो गया। सामाजिक प्रतिष्ठा, अरे दारू पीने वाला आदमी जैसा है, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये सारी समस्याएं सामने आपको देखने के लिए मिली। ये हानि है, लाभ तो होने वाला नहीं है। हाँ, लाभ तो वही है जो क्षणिक आपको कोई भी समस्या है वो भुला देने वाली बात है। देसी दारू की बात कर रहे हैं, देसी दारू, मेथेनॉल। ये मेथेनॉल, इसका जो मुख्य पेय पदार्थ होता है मेथेनॉल होता है। ये एक्चुअली मेथिल अल्कोहल से बनता है। वो ये CH3OH है, ये CH3OH है। ये कहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ता है, ये अपना तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। अपना कौन सा, मदिरा, ये जो एथेनॉल वाला होता है ये तंत्रिका तंत्र पर, और ये जो होता है तो ये नेत्र तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करता है। ये जो देसी दारू का मेथेनॉल है ना, ये बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। देसी दारू का मतलब है मेथेनॉल। मेथेनॉल कहाँ से, जो महुआ में ही विषैला पदार्थ का मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल बनता है उसमें। उसका सूत्र है CH3OH। हमने इसके बारे में पढ़ा था, C2H5OH। OH तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब ध्यान रखिए, उससे C2H5 है, इसमें CH3 डायरेक्ट है मेथेनॉल वाले में। एथेनॉल और मेथेनॉल, एथेनॉल उसमें जो मदिरा जो अंग्रेजी दवाई होती है उसमें एथिल अल्कोहल, और मेथेनॉल होता है इसमें मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल यानी देसी दारू, महुआ वाली, अब ध्यान रखें। तो नेत्र तंत्रिकाओं तंत्र पर प्रभावित करता है कौन सा, मेथेनॉल प्रभावित करता है। एथेनॉल में मेथेनॉल मिलाने पर एक अल्कोहल का विकृतीकरण हो जाता है। एथेनॉल में मेथेनॉल को मिलाने पर विकृतीकरण क्या, एक अल्कोहल का विकृतीकरण यानी सामान्य से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो विकृतीकरण हो जाता है, खराब हो जाता है, दूसरे टाइप हो जाता है। एथेनॉल में मेथेनॉल मिलाने से अल्कोहल का विकृतीकरण हो जाता है। और विकृत अल्कोहल को पहचानने के लिए क्या करते हैं, एथेनॉल मेथेनॉल मिला दिए। अब इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक कॉपर सल्फेट होता है नीला रंग का, उसमें से मिला करके उसको अलग करके या पहचान, उसमें पर मिला करके पहचान कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट होता है। एथेनॉल मेथेनॉल को मिलाने से क्या होता है, एक अल्कोहल का विकृतीकरण हो जाएगा। इस अल्कोहल का विकृतीकरण हो जाएगा, और साथ ही विकृत अल्कोहल को पहचानने के लिए कि इसमें क्या है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं कॉपर सल्फेट का, जो किस तरह का होता है, नीले रंग का होता है। इसे पता लगाया जा सकता है। विकृत अल्कोहल क्या होता है, वो इसको विकृत अल्कोहल को गर्म करने में, कौन सा जो हमने मिला करके दोनों को मिक्स कर दिया तो खराब हो गए, वो विकृत हो गया, तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं। तो विकृत अल्कोहल जो है तो उसको गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो फिर ये मेथेनॉल वाला जो बाष्पीकरण होकर के निकल जाएगा। कौन सा मेथेनॉल क्या है, वही महुआ वाला यानी देसी दारू वाला। तो बाष्प होकर के तो वो बनता है। महुआ वाला कैसे बनता है, महुआ को गर्म करेंगे, उबालेंगे, उसमें से जो गैस निकलती है बाष्पीकृत होता है, वही तो महुआ की दारू है। तो मेथेनॉल बनता है, बाष्पीकृत होता है। तो विकृत अल्कोहल को जब गर्म करेंगे तो वो मेथेनॉल यानी महुआ वाली तो निकल जाएगी, तो फिर एथेनॉल बचेगा। इस तरह से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको ये एथेनॉल मेथेनॉल ये सब क्या चीज़ें हैं, पर आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ये कॉपर सल्फेट हो गया तो ध्यान में रखना पड़ेगा। CH उधर C2H5OH ध्यान में रखना, एक तो है एथेनॉल का, और मेथेनॉल का तो आपको CH3OH ध्यान में रखना पड़ेगा। अफीम की बात करें, थोड़ा सा सारी नशीले पदार्थ चीज़ें, अफीम
इसका वैज्ञानिक नाम जो है तो ये तो पैपेवर, आपको सिग्निफेरम तो ध्यान में रखना पड़ेगा। पैपेवर वैज्ञानिक नेम, अफीम से आप पेपर ध्यान में रखेंगे और सोमनीफेरम ऐसे ध्यान में रखेंगे। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम है। अफीम के कच्चे फल से जो प्राप्त होता है दूध, उससे 32 से ज़्यादा क्षारक पदार्थ निकलते हैं। जो अफीम का आप फूल देखते होंगे, आप देखिएगा फूल उसका ऐसे लाल लाल उसमें से गाद टाइप का निकलता रहता है जो पकती है वो। तो अफीम के जो कच्चे फल है प्राप्त होते हैं उससे दूध से 32 से ज़्यादा क्षारक पदार्थ निकलते हैं। जैसे कुछ क्षारक पदार्थों के नाम हम आपको दिखाते हैं। एक मार्फिन हो गया, एक कोडीन हो गया, एक निकोटीन है, ये पैपेब्रिन हो गया, सेमनीफेरिन हो गया। आप इसका वैज्ञानिक नेम 2 याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये 2 और नाम है इसके। तो मार्फिन, कोडीन हो गया, निकोटीन। तो मार्फिन और कोडीन नया लग रहा है, बाकी निकोटीन तो आप समझ रहे हैं, तंबाकू में पढ़ के आए। तो मार्फिन हो गया, कोडीन है, निकोटीन है, पैपेब्रिन है और सेमनीफेरिन है। ये 3 4 5 नाम है इसका। बाकी के ये ऐसे तो 32 से ज़्यादा क्षारक पदार्थ हैं, लेकिन ये 3 4 5 आपको याद रखना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका अवशेषित रूप किसका? इसका उपयोग औषधि में प्रयोग होता है, ये अत्यधिक महंगा होता है। ये सारी चीज़ें जो ये क्षारक पदार्थ के रूप में आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही महंगे होते हैं और ज़्यादातर जो होता है औषधि और चिकित्सा क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी आगे चल करके आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें व्यापार के लिए बैन है, उपयोग नहीं कर सकते, इसका बेच नहीं सकते हैं। तो इससे औषधि से क्या होता है, ये महंगा है, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका अवशेषित रूप है, जो बचा हुआ है, जो बनाने के बाद, निकालने के बाद जो बचता है, आपने नाम सुना होगा हेरोइन। हेरोइन है, हीरोइन नहीं, हेरोइन है। तो ये जो अवशेषित रूप होता है अफीम का ही अवशेषित है। हेरोइन किससे बनता है? अफीम से ही बनता है। अफीम की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? मंदसौर में होती है। ये रीट का है तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहाँ है, किस तरह से होता है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नशा के बारे में पूछा है, नशा होता कहाँ है, कहाँ से उत्पादित होता है, इसके बारे में नहीं पूछेगा। अफीम की गोलियाँ खाई जा रही हैं, सिगरेट में लिया जा रहा है, जल में उबाल करके जल का सेवन किया जा रहा है। जल में देखिए, अफीम की गोली खा रहे हैं, सिगरेट में, जल में उबाल करके। ये रीड फर्स्ट लेवल का दोस्तों, नशा वगैरह ये सारी चीज़ें आपको रीड फर्स्ट लेवल मिलेंगी। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अफीम से क्या बन रहा है? LSD बन रहा है। अफीम से क्या बन रहा है? अफीम से LSD। और LSD क्या है? लाइसर्जिकल डाई एथिलीन एमाइड। क्या है ये? लाइसर्जिकल डाई एथिलीन। आपको तो L से लाई हो गया, S से सर्जिकल हो गया, D से डाई हो गया, लेकिन एथिलीन एमाइड ये भी ध्यान में रखना है। लाइसर्जिकल डाई एथिलीन एमाइड ये LSD है। और ये जो है तो एक टाफीनुमा एक टैबलेट होती है, टाफीनुमा होती है, टाफीनुमा होती है, लेकिन बहुत ही नशीली होती है, बहुत नशीली होती है ये LSD। ये ध्यान में रखिए, नशीली पदार्थ है LSD। LSD में LSD जो है तो अल्कोहल के साथ सेवन किया जाता है। जो अल्कोहल जानते हैं लोग, शराब वगैरह पीने वाले लोग के बारे में क्या बताएं। LSD जो है तो अल्कोहल के साथ सेवन किया जाता है। कुछ अन्य मादक पदार्थों के नाम के बारे में देखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा। अन्य पदार्थ ये तो कैसे हैं? मादक पदार्थ जैसे भांग हो गया, सिगरेट है, बीड़ी है, चिलम है, गोली है, ये पकौड़ों में लिए जाते हैं। होली के समय के त्यौहार में जो है ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलन में होता है कि पकौड़ों में हो गया, कुछ मिठाइयों में हो गया कि इस तरह की भांग खिला दिए, तो इसमें प्रचलन में है। ये गांजा है, चिलम है, स्मैक पाउडर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आप लोग नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। स्मैक पाउडर है ये, जो नाक के द्वारा खींच के लिया जाता है। स्मैक पाउडर क्या है? नाक के द्वारा खींच के लिया जा रहा है। तो स्मैक पाउडर के ध्यान में रखें कि नाक के द्वारा खींच के लिया जा रहा है। इसे कुछ टेबल में रख करके, कुछ आप लोग ब्लेड देखेंगे, पत्ती ब्लेड, कुछ पाउडर होता है, उसमें पत्ती हो गई, उसमें इकट्ठा करते हैं, इधर उधर मिलाते हैं, फिर कोई पाइप सी बनाते हैं कागज़ की, फिर उसको नाक में डालते हैं और खींच लेते हैं नाक के द्वारा। ऐसे स्मैक पाउडर के बारे में होता है। तो स्मैक पाउडर नाक के द्वारा लिया जाता है। कुछ कोकीन है, कुछ कोकीन के बारे में देखते हैं। कोकीन क्या है? कोकीन एक सफ़ेद पाउडर के रूप में सेवन करते हैं कोकीन का। ये भी जो है तो नाक के द्वारा ही शरीर के अंदर खींचा जाता है, इंजेक्शन के भी द्वारा लिया जाता है। तो आप स्मैक पाउडर और कोकीन को ध्यान में रखें कि एक सफ़ेद पाउडर है, स्मैक पाउडर अलग है, नाक के द्वारा खींचा जाता है। कोकीन पाउडर जो होता है तो सफ़ेद पाउडर ही है, पर नाक के द्वारा इसे भी खींच कर अंदर लिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा भी लिया जाता है। ब्राउन शुगर की बात करते हैं। ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर ये भी अफीम का ही उत्पादक है। अफीम से ही उत्पादन होता है इसका, ब्राउन शुगर का, ये अफीम से ही है। ऐसे ही जहरीला पदार्थ, एक नशीला पदार्थ। अफीम, भांग है, चरस है, गांजा, हेरोइन, इन सबको ड्रग का दूसरा नाम क्या है इसका? ड्रग्स। बीड, मार्जुआना, बेंजुआला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये मार्जुआना करके याद रखें कि बेंजुआला के लोग मरे जा रहे हैं तो मार्जुआना हो गया। तो ड्रग्स हो गया, बीड है इसका नाम है। ये सारी चीज़ें ड्रग्स कहते हैं इन सबको। साथ ही बीड भी, बीड
कहते हैं और मार्जुआना भी कहते हैं इन सबको। ये सारे ऐसे नाम याद रखना है आपको, कहीं से भी एक सवाल पूछ ले ऐसे 1 नंबर 2 नंबर का पूछेगा यहाँ से। दुष्प्रभाव के बारे में देखते हैं। सबको पता है कि शारीरिक हानि होगी शराब पीने से और भी कोई नशा करने से, नशीले पदार्थ, स्वापक और मादक पदार्थों का सेवन करने से। साथ ही कुछ ऐसे मानसिक हानि होती है, टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, आर्थिक हानि हो रही, सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो भी अपने समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वो खो चुके होते हैं लोग, ऐसे शराबी बन के घूम रहे, कोई इज्जत सम्मान नहीं। स्वयं पर नियंत्रण का अभाव नहीं रहता, स्वयं पर नियंत्रण का अभाव हो जाता है, इसलिए कोई भी समन्वय का अभाव देखा जा सकता है। मदिरा अधिक से अधिक सेवन करने वाले लोगों पे यकृत खराब हो जाते हैं, लीवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बसी यकृत हो गई, ये भी सारी चीज़ें खत्म। तो कारण की बात करें इसमें होता क्या है, क्यों आत्मस्वीकृति मिलती है लोगों को, संगत का असर होता है, कुछ सत्तावादिता, नीतिवादिता कि ऐसा करना चाहिए, सारे कारण हो सकते हैं, आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें रोकने के लिए सरकार को कुछ प्रयास है, अलग अलग कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। इन अधिनियमों को देखते हैं क्या इसमें 3 अधिनियम है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात कराए तो 1940 में बनी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बनता है। इसका जो कॉस्मेटिक का मतलब होता है मानसिक उत्तेजना। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बनता है। पहला देख रहे हैं 1940 में 3 अधिनियम बनाए, रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक कुछ प्रयास है, 3 अधिनियम बनाए गए। 1940 में बना एक पहला वाला, दूसरा बनाया 1985 में, थर्ड नंबर का बना 1988 में। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसको ध्यान में रखने के लिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अधिनियम की थोड़ी सी लिस्ट भी लंबी बढ़ रही, उनकी लाइनें भी बढ़ी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था, ये रोकने का प्रयास है सरकार द्वारा, कुछ अधिनियम एक्ट बनाए गए थे। द नार्कोटिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 में बनाई। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। फिर इसमें ध्यान रखना कुछ, नार्कोटिक का मतलब होता है नशीले पदार्थ, द नार्कोटिक ड्रग, एंड इसमें नार्कोटिक याद रखें और साइकोट्रोपिक। तो साइकोट्रोपिक का मतलब हो गया मानसिक उत्तेजना। तो इस तरह से द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है तो 1985, हमें नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक याद रखना 1985 में आया। पहला जो है तो कौन सा आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 में। दूसरा है नार्कोटिक सब और साइकोट्रोपिक, साइको मतलब आप तो साइकोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, मानसिक उत्तेजना 1985 में। और इन सबको छोड़ करके द प्रिवेंस ऑफ इलिसिट, ये हमें तो इतना रखना, हमें तो ये सब तब प्रिवेंस ऑफ इलिसिट, बाकी तो आपको याद रहेगा ही। ये वही चीज़ है जो ऊपर के 2 लाइनें हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक। तो ये इसमें जो है तो एक रोकना, द प्रिवेंशन का मतलब होता है द प्रिवेंस ऑफ इलिसिट का, एक इलिसिट अवैध है और रोकना है, संरक्षण करने की बात कर रहा है नार्कोटिक एंड ड्रग साइकोट्रोपिक का। ये बनता है 1988 में। तो एक 1940 में बन रहा है, एक 1985 में बन रहा है और एक 1988 में बन रहा है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक 1985। तो ध्यान में रखना नार्कोटिक साइकोट्रोपिक। फिर द प्रिवेंस ऑफ इलिसिट याद रखना है, इसमें 1988 में बनता है। गवर्नमेंट द्वारा कुछ 3 संस्थाएं बनाई गई। भारत सरकार द्वारा 3 संस्थाएं बनाई जाती है जो नशेड़ी का मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें से कुछ परामर्श केंद्र है, कैसे दिखते हैं, कुछ केंद्र है इसमें। परामर्श केंद्र है एक, मनोवैज्ञानिक बैठते हैं, वहाँ पे समझाया जाता है बिना दवाई कि आपका परिवार ऐसे खत्म हो जाएगा, शारीरिक हानि होगी, मानसिक हानि होगी, बाल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी परिवार आगे फैमिली ऐसे खराब होगी, कुछ परामर्श सहयोग इस तरह से जो भी नशेड़ी लोग हैं उनको ऐसे समझाया जाता है। दूसरा केंद्र क्या है, बी व्यसन केंद्र। बी व्यसन केंद्र का मतलब होता है, बी का मतलब होता है कि अलग करना, बी का मतलब होता है अलग करना, और व्यसन का मतलब है कि बुरी आदत। तो बुरी आदत को अलग करने का मतलब होता है बी व्यसन केंद्र होता है। इसमें कुछ सत्र चलते हैं सुबह के समय, परामर्श है, औषधि सत्र है कुछ। इसमें जो है तो औषधि और शारीरिक क्रियाएं, जैसे शारीरिक क्रिया हो गई, योगासन है, व्यायाम है, प्राणायाम है, इस तरह के कुछ नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जैसे किया जाता है। रूटीन, अब अपना डेली रूटीन है उसमें योगासन, मेहनत, औषधि, ये सारे सेवन, औषधियों का सेवन, इस तरह से प्रयास कहाँ किए जा रहे हैं, व्यसन केंद्र में किए जा रहे हैं। परामर्श केंद्र है, व्यसन केंद्र हो गया। उत्तर सेवा केंद्र अपना आ गया। नेक्स्ट, उत्तर सेवा केंद्र में नशा मुक्ति केंद्र। यदि कोई नशेड़ी अब तो नशा छोड़ चुका है तो ऐसे इस प्रोग्राम में शामिल होकर के लोगों को जागरूक कर सकता है, समझा सकता है। 2-3 प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। ये कुछ है, परामर्श है, सहयोग रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट अपना उपाय आएगा कि दंडात्मक उपाय क्या है, हो सकता है जो नशेड़ी लोग हैं नहीं मानेंगे ऐसे तो कुछ दूसरा उपाय तो होगा। दंडात्मक उपाय में क्या है, नशे के कारण जो आपराधिक कुछ गतिविधियाँ करते हैं, कुकृत्य करते हैं, नशे के कारण आपराधिक गतिविधियाँ उत्पन्न होती होने पर भी जो भी है उसमें दंडात्मक कार्यवाही करते हैं। कुछ मादक पदार्थ हैं, जैसे स्वापक पदार्थ की बात करें, मादक पदार्थ, स्वापक पदार्थ। मादक पदार्थ का मतलब यही होता है कि नशीली पदार्थ, और साथ ही जो स्वापक पदार्थ होता है उसमें नींद में हो, जो बेहोशी का हो, ऐसे कुछ इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी का।
इन सारी चीज़ों में मादक पदार्थ और स्वापक पदार्थों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। आर्टिकल 47 की बात कर रहा है। जो आर्टिकल 47 में लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि जो भी मादक पदार्थ है, जो भी मादक द्रव्य है, जो भी स्वापक पदार्थ है, इसका प्रयोग सिर्फ वैज्ञानिक और चिकित्सक रूप में होगा। ना इसका तो व्यापार होगा और ना ही ऐसे लोग, आम आदमी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 47 में ये लिखा गया है, मादक पदार्थ स्वापक पदार्थों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, आर्टिकल 47 में है। आर्टिकल 47 में ये लिखा गया कि सिर्फ वैज्ञानिक और चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी मादक स्वापक पदार्थ है उसका प्रयोग होगा, आम आदमी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की इसके द्वारा ये सारी चीज़ें क्रियान्वयन कौन करता है, जो जमीनी इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कहाँ होती है? 1986 में होती है, नई दिल्ली। ये स्थापना 17 मार्च को, बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें, ये आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना होती है 1986 में, नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखें। उद्देश्य क्या है इस सब चीज़ों का? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया क्यों गया है? उद्देश्य मादक पदार्थ जो स्वापक पदार्थ है, इसमें जो अवैध व्यापार हो रहे हैं, जो भी तस्करी हो रही है व्यापारों का, जैसे दूसरे देशों से हो गया, कुछ बॉर्डर से इस बॉर्डर फेंका जा रहा है, लिया जा रहा है, सस्ते में उपलब्ध कराया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नज़र रखेगा, कंट्रोल करेगा इस सब चीज़ों को। मादक पदार्थों और स्वापक पदार्थों के व्यापार में नियंत्रण करेगा, व्यापार नहीं करने देगा। इसका मतलब साफ साफ यही है। राष्ट्रीय सरकार ने 15 अप्रैल 1993 में एक आदेश निकालता है और मानसिक उत्तेजना उत्पन्न करने वाली दवाओं पर भी व्यापार पर प्रतिबंधित कर देता है। राष्ट्रीय सरकार 15 अगस्त, ध्यान में रखें, 15 अगस्त नहीं, 1993 सिर्फ ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय सरकार क्या कर रही है? 1993 में एक आदेश निकालती है, मानसिक उत्तेजना उत्पन्न करने वाली जो भी दवाएं हैं व्यापार पर बंद करेगा। हमने देखा कि 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना होती है, 1986 नई दिल्ली में। साथ ही राष्ट्रीय सरकार जो है अपना भारत सरकार 1993 में एक आदेश निकालती है और कहती है कि जो भी मानसिक उत्तेजना वाली दवाई हैं, जो भी नारकोटिक्स दवाएं हैं, उस पर क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। नेक्स्ट अपना है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नवंबर 1950 में बना। हमने देखा था अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में बना था। नारकोटिक्स कंट्रोल, ये आ गया केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। ये कब बना था? 1950 में। इसमें एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। आयुक्त, आप चुनाव आयुक्त को ध्यान में रखें, एक बड़ा अधिकारी IAS बनता है उसमें। ऐसे यहाँ भी एक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में भी 1950 में इसमें एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थान वाले भी ध्यान में रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है सवाल, रीट है। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 1950 में बनता है, इसके एक आयुक्त की नियुक्ति होती है, साथ ही इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स के बारे में बात करें, हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में बना दिल्ली में, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो बना 1950 में ग्वालियर में। तीसरी की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है। ये मुख्यालय कहाँ है? इसमें वियना, जहाँ आप ध्यान में रखें जो प्रथम विश्व युद्ध, कहाँ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1968 में बना था। ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय वियना में हुआ, ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। 1968 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड वियना में है, 1968 में बना है ये। कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ मादक पदार्थों पर नियंत्रण संधि हुई थी, भारत सरकार ने भी इसमें कुछ हस्ताक्षर किए हुए हैं। 3 कुछ संधियाँ हुई थी भारत के साथ भी। इसमें 3 में, एक 1961, 1971, 1988, तीनों में भारत ने भी साइन किया हुआ है। 3 संधियों में भारत ने साइन किया हुआ, उन संधियों को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपना UNO, यूनाइटेड नेशन। तो 1961 में स्वापक द्रव्य पदार्थ, 1961 स्वापक द्रव्य पर नियंत्रण UN। स्वापक पदार्थ कौन सा होता है? स्वापक पदार्थ वही है जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले के साथ साथ जो नींद और बेहोशी देते हैं। मेन चीज़ जो है नींद और बेहोश वाले, वो स्वापक द्रव्य हैं। 1961 में ऐसे इस सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना किसके साथ संधि होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संधि होती है। 1971 की बात करते हैं, मन प्रभाव पदार्थ। इसका मतलब होता है मानसिक उत्तेजना वाले पदार्थ, जो भी नशीले पदार्थ हैं, मानसिक उत्तेजना। नारकोटिक्स साइकोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, साइकोट्रॉपिक है ये। तो साइकोट्रॉपिक मन प्रभाव पदार्थ, इस पर भी नियंत्रण करने की संधि की जाती है। किसके साथ? भारत सरकार और UNO के साथ। ये 1961, 71 और 88। तो तीसरा हो गया हमारा 1988। इसमें 88 में दोनों को मिलाकर के संधि कर ली जाती है। स्वापक पदार्थ हो गया जो औषधि द्रव्य है, उस पर नियंत्रण करना, और मानसिक उत्तेजना पदार्थों पर भी नियंत्रण करना। अच्छा, हम नशा वाला चैप्टर देख लीजिए दोस्तों, आप यहीं तक रहेगा अपना, यहीं तक रखते हैं इसको।
आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। रेट फर्स्ट लेवल का ईवीएस का पूरा टॉपिक 22 चैप्टर जो भी उत्कर्ष का पेड कोर्स का है आप फ्री में दे रहे हैं, वहीं से पूरा कंटेंट उठाया गया है। टिल देन टेक केयर, लव यू बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।